बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, एक बार चेक कर लें कौन कौन आ गया। अरे रौनक कहाँ रह गया यार, रौनक का मैसेज आया था। नितेश बच्चे एक बार रौनक को मैसेज डाल दे जल्दी से ना, क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ओके सर आ रहे हो कह रहे आ रहा है? ठीक है। कंसेप्ट वन की क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में करे थे बच्चों। कंसेप्ट वन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट टू। ठीक है, और करण आपने मेरे से वीडियो मांगी थी, सॉरी बच्चों वो डाउनलोड अभी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आज शाम तक शायद मैं डाउनलोड करके अपलोड करूंगा, तो आपको कल सुबह तक मिल जाए। ठीक है करण? क्या बोला आपने? मतलब ऑडियो व्यू ज्वाइन करा मैंने कहा करण आपने वीडियो मांगी थी ना लास्ट क्लास की बच्चे मेरे से। यस सर। हाँ हाँ बच्चे, वो अभी डाउनलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक्चुअली मेरी बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी काफी, तो आज शाम को शायद मैं उसे डाउनलोड करूंगा और कल सुबह तक अपलोड करके आपके पास पहुंचा। ठीक है बच्चे? ओके सर। कल सुबह आपको मिल जाएगी। वैसे उस कंसेप्ट का कंसेप्ट टू से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो कंसेप्ट टू बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो आज हम सब। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट टू को। कंसेप्ट टू है हमारा बच्चों राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब इससे पहले कि हम राउल्ट्स लॉ स्टार्ट करें बच्चों, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जो 11th क्लास में हमें पढ़नी चाहिए थी, बट हम नहीं पढ़ पाए। जो स्टेट्स ऑफ मैटर का लिक्विड पार्ट होता था वो डिलीट हो गया, और उसकी वजह से हम कुछ टर्म्स नहीं पढ़ पाए जो अब इस कंसेप्ट से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो वो टर्म्स हैं वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी तो वेपर प्रेशर समझना है, आगे जाके हमें बॉइलिंग पॉइंट भी समझना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बेसिक टर्म्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर? यानी इस कंसेप्ट को समझने से पहले वो बेसिक टर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज जो 11th क्लास की और 12th क्लास में यूज हो रही है, ठीक है, तो आपको 12th क्लास से पहले वो 11th की पूरी बेसिक चीज समझाई जाएगी। बिकॉज 12th में बच्चों मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के 11th के कंसेप्ट वीक रहें और उसकी वजह से आपके 12th के कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, मेरा ये हमेशा से टारगेट रहता है कि भाई नवंबर एंड तक या दिसंबर मिड तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूं, और थ्योरी का कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो बच्चों को ना समझना। क्लियर? ये नहीं कि फिर हम रिवीजन में ये करेंगे, हम रिवीजन में वो करेंगे। रिवीजन की बात मतलब, रिवीजन का मतलब जो आपने पढ़ लिया आप उसे रिवाइज करो। रिवीजन का मतलब उसमें कोई नई चीज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पी ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो मैं एक रिवीजन के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, और उससे सिलेक्टिव चीजें पूछी जाती हैं, वो मैं रिवीजन के टाइम डिस्कस करता हूँ। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है बच्चों जो हम रिवीजन के टाइम या फिर बाद में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें टॉपिक से पहले ही डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने नहीं पढ़ा वो क्या था बच्चों? दैट इज वेपर प्रेशर। सो आई एम स्टार्टिंग विद वेपर प्रेशर। पहले हम वेपर प्रेशर को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर हम राउंड लॉ। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर को समझने से पहले क्या करा मैंने बच्चों, देखो मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर पहले तो क्लोज है, पहले तो ये समझ, कंटेनर इज क्लोज्ड, और उसके अंदर मैंने कोई भी एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड का मतलब आप वाटर ले लो यार। ठीक है, और इसके लिए जो हमने टेम्परेचर रखा है दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसके लिए जो हमने टेम्परेचर रखा है दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसलिए जो हमने टेम्परेचर रखा है दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब समझना बच्चों ध्यान से क्या हुआ है। मान लीजिए आपने अपने रेफ्रिजरेटर में से, फ्रिज में से पानी निकाला, पानी पिया और उसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया। भाई फ्रिज में से जो पानी निकाला गया, मान लीजिए उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और अब आपने उसे उठा के कहाँ रख दिया है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है आजकल? 25-30 ये चल रहा होगा भाई, है ना? बाहर तो 40 है, तो घर के अंदर 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। यस और नो? यस यस और नो, है ना? तो आपने पानी निकाला, पिया और उसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया। आपने हीट नहीं करा। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने हीट नहीं करा, और अब जो मैंने पानी रखा हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर? तो मैं कंटिन्यूअसली हीट नहीं कर रहा, मैं उसे 0 से 25 पे ले आया। ठीक है, फ्रिज में से पानी निकाल के पी के मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, रूम में रख दिया। अब क्या हो रहा है? अब देखता हूं मैं धीरे धीरे, क्योंकि वाटर का तो टेम्परेचर बढ़ गया, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 25 पे आ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? उसी वाटर के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इवेपोरेशन तो पहले से ही चल रहा है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, चाहे उसका रेट बहुत कम, ये आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, भले उसका रेट बहुत कम।
तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। क्लियर? यानी जैसे आपने उसे 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा, उस वाटर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है और अब इवेपोरेशन बढ़ गया। टेम्परेचर अब आप कांस्टेंट है, मतलब 25 पे आपने उसे फिक्स रखा हुआ है, आप भूल गए पानी रख के, ठीक है? घर में इसके लिए शायद गालियां भी पड़ती है कि भाई पानी फ्रिज में से निकालते हो फ्रिज में रखा करो। क्लियर? यस और नो? आजकल तो कोई पी नहीं रहा 2 साल से कोरोना की वजह से, फ्रिज का पानी। क्या हुआ भाई? अब इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ। इवेपोरेशन का मतलब वेपर्स बनने शुरू हो गए। यस और नो? यस सर। अब ये वेपर्स कब तक बनेंगे? यानी यहां से एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है व्हिच इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब सवाल उठता है कि सर ये इवेपोरेशन कब तक होगा? देखो इवेपोरेशन मैंने कहा हर टेम्परेचर पे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे आप ऑब्जर्व करोगे इवेपोरेशन होता है, आपको उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम दिखे, वो अलग बात। तो जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो इवेपोरेशन तो हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया क्योंकि आप उसे 0 से 25 पे लेके आए। इवेपोरेशन बढ़ा, वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर्स ने लिक्विड के ऊपर जो खाली सरफेस थी उसको भरना शुरू कर दिया। क्लियर? इवेपोरेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब पहले 2 मिनट में आपने देखा है 50 मॉलिक्यूल वेपर बन रहे थे, फिर 100 बनने लगे, फिर 200 बनने लगे, फिर 500 बनने लगे। अब ये कांस्टेंट, अब फिक्स्ड है कि 500 लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बने जा रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गया, यानी इवेपोरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। क्लियर? इवेपोरेशन इज कांस्टेंट जी, इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका है। तो अब अगर इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका है और लिक्विड के ऊपर की सरफेस वेपर से भर चुकी है तो इन वेपर्स के बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? वेपर्स के बीच में कोलिजन स्टार्ट होगा। अब ये कोलिजन कैसा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लास्ट ईयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलास्टिक हार्ड पेयर्स होते हैं और इनके बीच में कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी एनर्जी का लॉस नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये जो टकराएंगे ना तो एनर्जी का लॉस नहीं हो, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बट एनर्जी का लॉस नहीं। तो इन वेपर्स के बीच में कोलिजन हुआ, उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन। बट ये वेपर्स जो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर एनर्जी का लॉस होता है और वो वेपर्स कंडेंस होना शुरू होता है, यानी फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या हुआ है? अभी तक 0 से पानी उठाया, 25 पे रख दिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, इवेपोरेशन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इवेपोरेशन भी कांस्टेंट। क्लियर? अब फिक्स्ड इवेपोरेशन हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए 500 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर बनते जा रहे हैं हर 1 मिनट के अंदर या हर 1 सेकंड के अंदर। अब क्योंकि वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं तो वेपर्स में कोलिजन हुआ, वो इलास्टिक कोलिजन था, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। बट जो वॉल से टकराए या जो लिक्विड के कांटेक्ट में है वहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। और ये आप देख सकते हो भाई, आपने कभी खाना बना के अगर ढक्कन को खोला हो तो आप देखोगे उस पर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ड्रॉपलेट्स देखा है? यस सर। खाना बनने के बाद अगर आप ढक्कन को खोलो तो आप देखोगे उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या होता है? जो वाटर है वो उस पर टकराता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है? एनर्जी ट्रांसफर की वजह से उसकी एनर्जी कम होती है और वो वेपर से दोबारा लिक्विड बनता है, दैट इज कंडेंसेशन। ऊपर से हाथ लगाओगे तो मजा भी आएगा, ठीक है? गरम गरम कंटेनर के ऊपर हाथ लगाओगे तो अलग ही मजा आएगा। क्लियर? तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन कहाँ पे हो रहा है? एक तो वॉल्स पे और एक जो लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं, यानी अब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया कंडेंसेशन। नाउ देयर इज वन प्रोसेस दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है? अब ये इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका था, कंडेंसेशन बढ़ता गया। क्लियर? कंडेंसेशन कब तक होगा? जब तक रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल ना हो। मतलब अगर ये इवेपोरेशन था और ये कांस्टेंट हो चुका है, यानी 1 सेकंड में 50 लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनते जा रहे हैं, तो उसी 1 सेकंड में जब 50 वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड बनने लगे, यानी कंडेंसेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जिस पॉइंट पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर? इवेपोरेशन तो कांस्टेंट हो चुका था, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। फिर क्या बढ़ना शुरू हुआ? कंडेंसेशन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि वेपर्स बढ़ते जा रहे थे। क्लियर? क्या हुआ फाइनली? फाइनली आपने देखा 1 सेकंड में अगर 500 लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं तो उसी 1 सेकंड के अंदर 500 वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड बने, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी देर में जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहे हैं उतनी देर में उतने मॉलिक्यूल कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं। सवाल उठता है क्या सर प्रोसेस रुक जाएगा? नहीं,
ये चलता रहेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा, कंडेंसेशन होता रहेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा, कंडेंसेशन होता रहेगा। जिस रेट से इवेपोरेशन होगा उसी रेट से कंडेंसेशन होगा। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम 11th क्लास में ही आता था, इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तक सबको कहानी समझ में आई है बच्चों? यस सर। सारे बच्चों को क्लियर है भाई इक्विलिब्रियम तक की कहानी? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और ये जड़ में से निकाला गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि यार ये जो इवेपोरेशन होता है ये किसका होता है? ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स का होता है क्या? सरफेस के नीचे ही वेपर बनने शुरू हो जाता है? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, जो सरफेस के अंदर का मॉलिक्यूल है इसे कहते हैं बल्क का मॉलिक्यूल। बल्क के मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हो। क्लियर? सेंटर का जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसीलिए जो बल्क में मॉलिक्यूल है यानी सेंटर में जो मॉलिक्यूल है उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होती है। उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होती है, और म्यूचुअली बैलेंस्ड होने की वजह से इसकी मूवमेंट कम होती है। भाई किसी भी बॉडी को अगर चारों तरफ से घेर लिया जाए, या मुझे ही, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे चारों तरफ से 4 आदमियों ने 5 आदमियों ने घेर लिया और हर डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो मैं किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करूंगा क्योंकि सब तरफ से इक्वल फोर्स लगे। यस और नो बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, बट यही चीज अगर मैं सरफेस पे कंसीडर करूं तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उस पे कहां से फोर्स लग रही है? उस पे फोर्स लग रही है सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर तो एयर है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। दूसरी बात, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगी है ना भाई, सेंटर के मॉलिक्यूल में तो चारों तरफ से फोर्स लगी। सरफेस के मॉलिक्यूल पे कहां से फोर्स लगी? सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर तो एयर थी, पहले तो खाली था पूरा। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो इवेपोरेशन की खास बात याद रखना, इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी बात कर रहे हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है सरफेस। और दूसरी बात, दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। भाई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तभी तो सरफेस के लेवल पे आए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो ऊपर तक आए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती तो नीचे बैठे होते। ये तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है that take place from the surface. Due to these two reasons, evaporation take place from the surface. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग में इवेपोरेशन जो होता है या जो वेपर फॉर्मेशन होता है वो सरफेस से ही नहीं होता, सरफेस के नीचे से भी होता। तो बॉइलिंग की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक आएगा डिटेल में। बट अभी अगर हम जो बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, तो हमें पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस। व्हाई? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। पहले यहां तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है भाई? हितेश, करण, रौनक, आर्यन? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट तो नहीं है? चलो, अब हमने समझा कि प्रोसेस पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इस इक्विलिब्रियम टाइम पे ये वेपर्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम आने के बाद ये वेपर जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? एट इक्विलिब्रियम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is called vapor pressure. इसे क्या नाम दिया जाता है बच्चों? वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, जब ये लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं तो इसे नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, कब की बात करनी है? इक्विलिब्रियम की।
ना इक्विलिब्रियम से पहले ना इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा। इक्विलिब्रियम से पहले वेपर प्रेशर नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले वेपर प्रेशर बताओगे तो वेपर्स वेरी करते। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले वेपर ज्यादा थे, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो वेपर्स कम होने लगी। ठीक है, तो ये कब कांस्टेंट होंगे? जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स को समझते हैं भाई डिटेल में। तो कहते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन size and shape of molecule. It does not depend upon size and shape of molecules. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहोगे सर आपने फैक्टर की बात करी और फैक्टर में, फैक्टर के अंदर सबसे पहले बात ये कर दी कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता, है ना? ऐसा क्यों करा बच्चों मैंने? ऐसा इसलिए करा क्योंकि एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आया और आप देख रहे हो कि भाई जो पैटर्न चेंज हुआ है 2 साल पहले, उसमें क्या हुआ है कि उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्कर आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, असर्शन रीजनिंग आते हैं। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन आया, एमसीक्यू के क्वेश्चन में लिखा था ऑन व्हाट, या फिर ये नहीं, क्वेश्चन क्या था उसमें, ये था कि व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नीचे लिखा था वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, तो उसके आगे जितने भी फैक्टर्स थे वो लिखे थे, एक फैक्टर ये लिखा, एक स्टेटमेंट ये लिखी थी कि वो किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर ये लिखा था ऑन द साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और चौथा था नन। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दैट इज कि वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता भैया। तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नोट नहीं करना, ध्यान से सुनना है पहले। ठीक है, कुछ बच्चे साथ साथ नोट करने की जल्दबाजी में रहते हैं, आप लोगों का लॉस है भाई अगर आप सुनोगे नहीं ध्यान से, बिकॉज थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी में एक भी चीज स्किप हुई आपका लॉस है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों भाई? क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि मॉलिक्यूल छोटा है या बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल। क्लियर? ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए किस पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon nature of interaction between the molecules. Nature of interaction between the molecules. That means vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force. Vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। यहां देखो बच्चे ध्यान से, ये 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स है। मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? फोर्स तोड़ना आसान है या मुश्किल है? भाई फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, मैंने 2 लिक्विड लिए हैं, एक जगह पे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अच्छा दोनों केस ही देख लो, और दूसरी जगह पे वीक फोर्स है, वीकर फोर्स, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है। ठीक है, मेरे पास 2 अलग अलग लिक्विड है भाई, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये अलग अलग है। क्लियर? दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है, किसके वेपर ज्यादा बनेंगे और क्यों? सर वीक वाले के। वीक वाले के। सिंपल सी बात है भाई, हम इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ते हैं। जिन बच्चों को ये अभी तक क्लियर नहीं है, जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो आप उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करते हो। क्लियर? तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक कर रहे हो, आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होने की वजह से क्या होगा? वेपर्स बनने शुरू। तो जहां पे फोर्स स्ट्रांग होगी वहां पे वेपर्स बनने मुश्किल हो जाएंगे, वेपर्स कम बनेंगे। जहां पे फोर्स वीक होगी वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से वेपर ज्यादा बनेंगे। यस और नो?
Yes, sir. Yes, तो sir. सेम टेम्परेचर पे मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे वेपर प्रेशर लेस होगा, लेस वेपर प्रेशर, लेस वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मोर वेपर प्रेशर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा केस दिखाया ना। यहाँ पे देखो इथेनॉल है, इसे इथेनॉल कहते हैं बच्चों, आपको पता होगा, और इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथेनॉल है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भाई किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, OH। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जब हाइड्रोजन के साथ आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। वो 3 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन कहते हैं कौन? ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ जब आपको दिखेंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। और ये भी आपको बता दूं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ठीक है, 90% बच्चे 12th क्लास में आ जाते हैं, उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा, 11th क्लास की इंटरमोलिकुलर फोर्स की वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आप लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, छोटा सा यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये तो इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट तब भी आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो मिल। अभी बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स में। मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने कहा 90% बच्चों, मैं एक जगह बैच ले रहा था, गौतम नगर था, 2-3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, एक सेंटर होता था वहां पे, मैं एक बैच लेने गया। जितने बच्चे बैठे थे उनसे मैंने पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इट इज अ बॉन्ड और इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैंने स्पेसिफाई करा। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे ने आंसर में ये नहीं बोला इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, सब ये कह रहे थे इट इज अ बॉन्ड। ठीक है, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की, कि आप लोगों को यही नहीं पता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड 3 ही होते हैं, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है बच्चों, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। बाकी फोर्सेज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो डाइपोल डाइपोल होती थी, आयन डाइपोल होती थी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होती थी, आयन इंड्यूस डाइपोल होती थी, लंदन फोर्सेज। ठीक है, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वे सिर्फ 3 ही एलिमेंट से करिश्मा कर पाते हैं। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स के अंदर ये 3 ही एलिमेंट्स को वरदान मिला हुआ है, फ्लोरीन भैया, ऑक्सीजन भैया, नाइट्रोजन भैया। हाइड्रोजन के साथ आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? तो ये 3 ही एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे तो ऐसे 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 OH की वजह से होगी। तो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इथेनॉल में, इथाइलिन ग्लाइकोल? So ethylene glycol. नो डाउट इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है। यस और नो बच्चों? Yes, sir. मुझे सबका रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर। Yes, sir. दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथेनॉल में 1 OH ग्रुप है, इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है। तो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? नो डाउट आंसर विल बी इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आपसे पूछा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल is greater than vapor pressure of ethylene glycol. इथेनॉल का वेपर प्रेशर इथाइलिन ग्लाइकोल से ज्यादा है। कारण क्या है जी? यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, किसमें? इथेनॉल में कम है। यस और नो? Yes, sir. सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो आपको क्या समझना है, वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। कैसे प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नाउ थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। सारे बच्चे क्लियर हो रहा है ये टॉपिक जो अभी तक हमने करा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये 11 का टॉपिक है बच्चों पूरा का पूरा। अनफॉर्चुनेटली हमने पढ़ा नहीं था क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर से डिलीट हो गया था। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अगर इसमें हम बोले क्या होता है तो आप खुद देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है, which increases the number of collisions and number of vapors, and hence vapor pressure increases, and hence vapor pressure increases, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे, और फाइनली वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ हम बनाते हैं बच्चों। ये ग्राफ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। और ये ग्राफ कुछ ऐसा, सॉरी, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका रीजन भी समझ लेना, क्योंकि ये पावर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते भाई टेम्परेचर डबल करोगे तो वेपर प्रेशर डबल हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाओगे डबल करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट टेम्परेचर डबल करने पे वेपर प्रेशर डबल हो। दैट मींस यू कैन नॉट से इट इज अ पावर डिपेंडेंट। आ रहा है बच्चों समझ में? पावर डिपेंडेंट नहीं है जी, मतलब डबल करने पे डबल, ट्रिपल करने पे ट्रिपल, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो, ये सारे वेक्टर्स थे बच्चों। ये 3 फैक्टर्स मैंने डिस्कस करे, वेपर प्रेशर मैंने डिस्कस करा, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा राउंड्स लॉ। क्लियर? Yes, sir. करो बच्चे, नोट करो।
सर हो गया। हो गया बच्चों, कंप्लीट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो हेडिंग डाल लिया? हेडिंग डाल लो बच्चों, राउल्स लॉ और वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, हेडिंग इज राउल्स लॉ और वोलेटाइल सॉल्यूशन। इससे पहले हम ये राउल्स लॉ स्टार्ट करें, वेपर प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जब हम नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बच्चों। ठीक है, वन इज वोलेटाइल एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल किसे कहते हैं? वोलेटाइल कहते हैं व्हिच कैन बी वेपराइज्ड, व्हिच कैन बी वेपराइज्ड, जिसके वेपर्स बनाए जा सकते हैं, यानी जो वेपराइज हो सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं व्हिच कैन नॉट बी वेपराइज्ड, जिसे वेपराइज नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस के क्या क्या एग्जांपल है? अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास बेंजीन है, इथेनॉल है, वाटर है, ये सब वोलेटाइल होते हैं, यानी वेपराइज। नॉन वोलेटाइल में यूरिया है,
ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब नॉन वोलेटाइल, ये सब के सब नॉन वोलेटाइल। ठीक है, क्लियर? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, दे ऑल आर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे समझने से पहले देखो बच्चे, हमने प्योर ए लिया, दिस इज प्योर ए, ठीक है, और ये वोलेटाइल, दिस इज वोलेटाइल सी। तो ये वोलेटाइल है तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इसे रखा हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जैसे रूम टेम्परेचर पे रखा था। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है इसके वेपर्स बनेंगे और इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट के। इसे मैंने क्या डाल दिया बच्चों, इसमें मैंने डाल दिया प्योर बी। ठीक है, प्योर बी। अब प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी। ठीक है, पी नॉट बी। और दोनों को मैंने जब मिक्स करा, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मैंने मिक्स करा, तो फाइनली आई हैव सोल्यूशन। Solution is A plus B, and that is PT, and PT is equal to PA plus B. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या है। प्योर ए इज वोलेटाइल सोल्यूट, प्योर बी इज वोलेटाइल सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने पे क्या बन गया, सोल्यूशन, दैट इज पीटी, पीटी इज पीए प्लस पी। अब आती है राउल्स लॉ की स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है देखो बच्चों, इट स्टेट दैट द वेपर प्रेशर, और इसे ऐसे लिख लो, द पार्शियल प्रेशर of a component in a volatile solution is directly proportional to its mole fraction, in the solution, its mole fraction in the solution। ये कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है एक वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर, वोलेटाइल सॉल्यूशन जैसा भी सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर की बात तब आती है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट। भाई अगर एक ही कंपोनेंट है तो उसका तो इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल का मतलब आधा प्रेशर या उसके अंदर कुछ प्रेशर। ठीक है, तो जब आपके पास दो कंपोनेंट होंगे देन वी टॉक अबाउट पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यानी वो क्या कह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में, राउल्स लॉ ने क्या बोला अपनी स्टेटमेंट में, कि सोल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है ना भैया, वो ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और सोल्यूशन के अंदर जो बी का प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड। अब ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है? तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। सोल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि सोल्यूशन के अंदर अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा, और ए के अगर मोल ज्यादा होंगे तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मतलब ए के वेपर ज्यादा बनेंगे। यस और नो? जितने ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर। सोल्यूशन के अंदर अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, और अगर ए के मोल ज्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। एक सेकंड बच्चों, सॉरी बच्चों, मैंने क्या बोला, ए के अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ए के अगर मोल ज्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे। टेल मी यस और नो?
Yes, sir. सिंपल है ना, स्टेटमेंट वाइज अगर आप जाते हो तो ए का जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ए के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है, और जाहिर सी बात है जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वेपराइज तो हो ही सकते हैं, तो उतने ज्यादा वेपर बनेंगे। सिमिलरली अगर बी का मोल फ्रैक्शन कम है, ए का ज्यादा है तो बी का कम होगा। क्लियर? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन कम है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स कम है, बी के अगर मोल्स कम है तो बी के मॉलिक्यूल्स कम है और बी के वेपर कम बनेंगे, तो जाहिर सी बात है बी का वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर हो रहा है? यानी सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। सॉल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन किस पे, बी का प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया? करण, हितेश, रौनक, यस सर। Sir. सबको क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ मोल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज पी नॉट ए। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया जाता है दैट इज पी नॉट पी। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, पहली बात सर आपने ये कांस्टेंट लिया पी नॉट ए पी नॉट बी, पहले तो ये कांस्टेंट कैसे है, और दूसरी बात आपने पी नॉट ए पी नॉट बी ही क्यों लिया, आपने इन्हें चेंज क्यों नहीं करा? तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने पी नॉट ए पी नॉट बी लिया, ये कांस्टेंट कैसे है? अगर मेरे पास प्योर ए है तो इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि बी तो है ही नहीं। क्लियर? और ए का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर बी आ नहीं रहा, तो ए का मोल फ्रैक्शन चेंज होना नहीं। क्लियर? अगर आपने प्योर ए लिया है तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? दैट विल बी 1। टेल मी यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और भाई अगर ए के अंदर बी है ही नहीं तो वो तो फिक्स ही रहेगा ना, वो तो हमेशा ही 1 रहेगा। क्लियर? अगर बी होता तो आप कहते ना मोल फ्रैक्शन वेरी कर सकता है, आपका तो प्योर ए है। सिमिलरली दूसरी तरफ प्योर बी है तो वहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, वहां पे ए है नहीं तो ए का बी का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 ही रहेगा, तो इनके जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स रहेंगे। सेम टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Why we are taking P naught A and P naught B as constant? Because they are constant. Why they are constant? Because their mole fraction is fixed as 1. Because in case of pure A, there is no B. Clear? There is no B, and if there is no B molecule or there is no number of moles of B, in such case, always the mole fraction of A will be 1 in case of pure A, and always the mole fraction of B will be 1 in case of pure B. तो सर अगर ये P नॉट A और P नॉट B कांस्टेंट है तो आप P नॉट A की जगह P नॉट B रख दो और P नॉट B की जगह P नॉट A रख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कांस्टेंट ही है। यस और नो? Sir, पर वो equal नहीं है ना. Why we are writing P naught A in equation of PA and why we are writing P naught B in equation of PB? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? कांस्टेंट ही तो रखना था, कांस्टेंट दोनों ही है। P naught A P naught B की हटा के एक ही को रख दो, P naught A को ही रख दो दोनों जगह, या दोनों जगह P naught B को ही रख दो, या P naught A की जगह P naught B रख दो और P naught A की B की जगह P naught A रख दो। क्या फर्क पड़ जाएगा? कांस्टेंट ही तो है, आपको तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ही हटाना है ना। तो अब ये समझो बच्चे कि ये P नॉट A PA की इक्वेशन में ही क्यों यूज होता है और P नॉट B PB की इक्वेशन में ही क्यों यूज होता है। कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएगा। सर गैस अलग अलग है ना? हाँ सर गैस अलग अलग है ना दोनों? सोल्यूशन अलग अलग है, हाँ बिल्कुल। उससे क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर अलग अलग सोल्यूशंस है तो? सर उनके फोर्सेस अलग होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर वेरी गुड फोर्सेस। बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर आप यहाँ तक इसे सोच पा रहे हो। सिंपल सी बात है यार, सोल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों है। ठीक है, यानी कुछ ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कुछ बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और ए और बी में दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट है। क्लियर? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट है तो तभी पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्लियर? ये हम कब रख सकते हैं? जब पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू इक्वल हो तो आप किसी को भी रख लो। बट अगर ये अलग अलग सोल्यूशंस है तो इसमें अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वेपर बनने की टेंडेंसी है, वो हर किसी की अलग अलग होगी। आपने भी थोड़ी देर पहले मैंने एक फैक्टर लिखवाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था इथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल, भैया दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाते हैं।
दिख रहा है, बट तब भी इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है इथाइल ग्लाइकॉल का कम है, क्योंकि इथाइल ग्लाइकॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं वाटर और इथेनॉल दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, दोनों के पास एक ही OH है, बट वाटर 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इथेनॉल सिर्फ 2 के साथ। तो वाटर में जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? तो आपने जो दो अलग अलग लिक्विड लिए हैं बच्चे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट है। सोल्यूशन में जब ए और बी को मिला रहे हो, ए और बी को मिला रहे हो, तो सोल्यूशन के अंदर ए के जो वेपर बनेंगे वो ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी तो डिपेंड करता है। यस और नो? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? अब अगर ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स जो सोल्यूशन में ए है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो उसकी वेपर बनने की टेंडेंसी कम होगी। अगर ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो उसकी वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. मतलब सोल्यूशन के अंदर जो ए के वेपर बनेंगे, क्या वो सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड कर रहे हैं? जी नहीं, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स से कितने वेपर्स बनेंगे एक टेम्परेचर पे, इसके बारे में कौन बताता है? पी नॉट ए। क्योंकि अगर आपने मोल फ्रैक्शन को 1 रख दिया तो फिर क्या फैक्टर रह जाता है? मोल फ्रैक्शन की तो बात ही खत्म हो गई, मोल फ्रैक्शन तो 1 है, तो फिर क्या फैक्टर रह जाता है? फिर रह जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है, मोल फ्रैक्शन दोनों का 1 है, और अगर इन दोनों की वैल्यू अलग आ रही है तो किस वजह से आ रही है? उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आ रही है। यहाँ पे फोर्स स्ट्रांग हो सकती है, यहाँ पे फोर्स वीक हो सकती है। तो जब दोनों को सोल्यूशन में डालेंगे तो भी तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स उस वेपर प्रेशर वाले फैक्टर को अफेक्ट करेगी। तो भी तो सोल्यूशन के अंदर ए के कितने वेपर प्रेशर बनेंगे ये ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। सोल्यूशन के अंदर बी के कितने वेपर प्रेशर बनेंगे बी की इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। यस और नो बच्चों? Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो सोल्यूशन के अंदर Yes. जो वेपर बनने की टेंडेंसी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ के वेपर बनाने की जो टेंडेंसी है ए की और बी की, वो उनके पी नॉट ए और पी नॉट बी से पता चलता है। क्लियर हुआ? पी नॉट ए से मुझे क्या पता चल रहा है? क्योंकि पी नॉट ए और पी नॉट बी के समय क्या हुआ है इसको ध्यान से देखो। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है, इन दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है। तो अब वेपर अब अगर वेपर प्रेशर अलग होते हैं तो उसका रीजन क्या होगा? अब अगर वेपर प्रेशर अलग होते हैं तो उसका रीजन होगा इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इस पे एक और बच्चे ने मेरे से एक और क्वेश्चन पुट अप कर लिया। वो मेरे पास आया, उसने मेरे से बोला कि सर मैंने दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम कर दी, अब तो दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा करा, सोचो अगर आपने ऐसा करा, आपने दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स को सेम कर तो क्या होगा? अगर आपने दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स को सेम कर दिया तो वो सेम लिक्विड होगा। कैसे? मैंने कहा वाटर है इथेनॉल है, दोनों में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट अलग अलग, मैग्नीट्यूड अलग अलग। क्लियर? देख एक एक OH है, वहां पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी कर भी। मान लीजिए ऐसा केस ले लिया, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अगर वो मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम ही होंगे। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम होंगे तो उसे सोल्यूशन नहीं कहेंगे बच्चों। सोल्यूशन किसे कहेंगे? जहां 2 अलग कंपोनेंट हो। ठीक है? आप पानी को पानी में मिलाओ और कहो कि सोल्यूशन बन गया, ऐसा होता है क्या? नो सर। No, sir. ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी वेरी करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी वेरी करेगा जब दोनों अलग अलग चीजें हो। अगर दोनों सेम चीज हो तभी मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम हो सकती है, और अगर दोनों सेम चीज है तो फिर सोल्यूशन कहां से हो गया? क्लियर हो रहा है? तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की वैल्यू हमेशा आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो पी नॉट ए पी नॉट बी क्यों रखा पहले हमने ये समझा। हमने इसलिए रखा क्योंकि सोल्यूशन के अंदर जो ए के वेपर बनने की टेंडेंसी है वो ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है, और ए की जो वेपर बनने की टेंडेंसी है उसका मुझे पी नॉट ए से पता चलेगा, और जो बी की वेपर बनने की टेंडेंसी है वो पी नॉट बी से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि प्योर ए और प्योर बी में दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है। क्लियर? तो वेपर बनने की टेंडेंसी का इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू ही मुझे बताएगी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है या ज्यादा है। इसलिए सोल्यूशन में पी नॉट ए और पी नॉट बी लिया। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हो गया जी पीए प्लस पी। पीए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी नॉट ए। पीवी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट बी। आप सबको पता होगा भाई मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये तो सबको पता होगा। Yes, sir.
मैंने पीए की जगह रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, पीबी की जगह रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, और मोल फ्रैक्शन का सम कितना है 1। अच्छा बच्चों, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रख सकता हूँ क्या? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अब पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो पी नॉट ए आ जाएगा। पी नॉट ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, है ना? क्लियर है? Yes, sir. पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करा पी नॉट ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई करा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, सिंपल मैथ से वैसे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, दोनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। Yes, sir. तो मैं पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मेरा आ गया बच्चों टोटल प्रेशर। ठीक है, सिंपल मैथ्स लगाइए, माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ए होता था, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी होता था। तो मैंने प्लस का साइन लगाया, पहले पी नॉट बी को लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, पी नॉट ए को लिखा, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। टोटल प्रेशर तक क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? हितेश, करण, यस सर। यस सर। रौनक, यस सर। अरे आर्यन कहाँ चला गया? सर उसकी लाइट गई। उसकी लाइट गई, इसके यहाँ पे हमेशा ये दिक्कत होगी। चलो कोई नहीं बच्चे, नोट करो, नोट करिए यहाँ तक सब। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसे रिवाइज करके आना पूरा। डन सर, हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका एक ग्राफ है और नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? इसे रिवाइज कर लेना बच्चों। और
नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे में ही होगी, ठीक है, कल तो नहीं हो पाएगी, मंडे या ट्यूसडे में हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसके आगे राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, और इसका एक ग्राफ याद रखना, इसका एक ग्राफ हमें पहले करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। करण मेरे को एक बार मैसेज कर देना, रात को आपको मैं वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और इसकी वीडियोस तो हमारे पास पहले से हैं वैसे, जो दूसरे टॉपिक के हैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर? ओके सर। बाय बच्चों, बाय। सर पिछले कंसेप्ट के सर कुछ क्वेश्चंस भेज दोगे आप, इंपॉर्टेंट है तो। पिछले कंसेप्ट की मैं असाइनमेंट शीट ही भेज दूंगा ना पूरी, ओके सर। ठीक है, मैं आप चारों को असाइनमेंट शीट ही भेज ओके सर। ओके बेटा, बाय। पिछले कॉन्सेप्ट की वीडियोस। हाँ बच्चों, वो भी भेज दूंगा रौनक मैं आपको, ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों।